नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परागण क्या है, परागण की परिभाषा और परागण कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो परागण की क्रिया में क्या होता है, परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब आप एक पुष्प लीजिए जो उसमें पीले कलर की संरचना दिखाई देती है, वो आपका परागकोश कहलाता है। ठीक है, उसी परागकोश में परागकण पाया जाता है और वही परागकण जो कि परागण में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, वही परागकण जो होता है किसी पुष्प से निकल के उसी जाति के पुष्प पे या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो वह क्रिया परागण कहलाती है। अब परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अब यह परागण उभयलिंगी पुष्प या एक ही पौधे में उपस्थित दो एकलिंगी पुष्प में हो सकता है। ठीक है, एक ही पौधे में उपस्थित दो एकलिंगी। ठीक है, कोई पौधा है उसमें दो पुष्प पाया गया है, एक पुष्प में मादा लिंग है और दूसरे पुष्प में नर लिंग है। ठीक है, अब मादा लिंग से परागकण निकल के नर लिंग के पास नहीं जाता है, बल्कि जो नर लिंग होता है, नर परागकण होता है, नर लिंग होता है, वहां से निकलकर परागकण मादा लिंग वाले पुष्प के पास आता है, क्योंकि जो नर गैमेट होता है वो आपका मोटाइल होता है, गतिशील होता है। ठीक है, और जो मादा होता है वो गतिशील नहीं होती है। ठीक है, अब बात करें स्वपरागण के चित्र की। ठीक है, जो स्वपरागण की क्रिया होती है तो चलिए चित्र में देखिए। एक पौधा है, उसमें दो पुष्प हैं, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर लग गया। ठीक है, तो यह आपका प्रथम विधि हुआ। अब दूसरी विधि में क्या होता है, दूसरे पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो इस पुष्प का परागकण निकला और इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, तो यह क्रिया आपकी स्वपरागण की कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब स्वपरागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अतः संयुग्मन के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। जो संयुग्मन होता है स्वपरागण में, पहली विधि जो संयुग्मन होता है उसमें परागण के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। यह हमेशा लैंगिक अथवा उभयलिंगी पुष्प में होता है। ठीक है, लैंगिक अथवा उभयलिंगी पुष्प में होता है। स्वयुग्मन के लिए एक ही पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, केवल एक पुष्प है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों परागकोश है जहां से आपका परागकण निकला और यहाँ वर्तिकाग्र पर आकर लग गया, और यहाँ से फिर परागकण निकला और इसी वर्तिकाग्र पर आकर के लग गया। तो ठीक है, इस प्रकार स्वयुग्मन के लिए केवल एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। अब दूसरी विधि है सजातीय पुष्पीय परागण। ठीक है, तो इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो बाह्य माध्यम आपका हो सकता है मनुष्य, जंतु, चिड़िया, पंछी, कीट, भंवरे, ठीक है, वायु, ये कोई भी माध्यम आपका हो सकता है उस पराग
कण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की। चलिए आपको चित्र में दिखाते हैं। तो ये आपका चित्र है जहाँ की हमने आपको परिभाषा में बताया कि इसमें 2 पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। एक से परागकण निकलेगा और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्वपरागण के महत्व। ठीक है, जब हमने इतना पढ़ लिया तो इसके क्या लाभ हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो लाभ है स्वपरागण के, इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें परागकण ज्यादा खर्च नहीं होते हैं, अतः पौधे को ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी पॉइंट है, इसमें परागण होने की संभावना अधिक होती है। चौथा पॉइंट है, पुष्पों को आकर्षक होने, सुगंधित होने, मकरंद रखने आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपके 4 मुख्य विशेषता हैं स्वपरागण के लाभ में। अब इसकी हानि देख लेते हैं, स्वपरागण से क्या हानि होती है। तो प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमजोर होती चलती है। ठीक है, एक पीढ़ी बनेगा उसमें तो ठीक ठाक रहेगी, उसके बाद जो पीढ़ी बनेगी उसमें जो संतान होगी वो कमजोर होने लगती है। नई जाति एवं नई किस्म बनने की संभावना कम होती है। समय के साथ रोगों के प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नए लक्षण विकास नहीं होते हैं। ये रही स्वपरागण की हानियां। दोस्तों आई होप आपको स्वपरागण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं परपरागण क्या है। तो परपरागण में क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इस परागण को परनिषेचन भी कहते हैं। जो परपरागण होता है इसे परनिषेचन भी कहते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, परपरागण होता है उसे परनिषेचन कहते हैं। और इसमें 2 पौधे की आवश्यकता पड़ती है और 2 पौधों में अलग अलग पुष्प होंगे। ठीक है, उसी जाति का पौधा हो, गुलाब है तो गुलाब के पौधे का परागण जो होता है वो गुलाब के पौधे के साथ ही होता है। चलिए चित्र में देखिए, ये आपका एक गुड़हल का चित्र है। ठीक है, गुड़हल का पुष्प है और इसमें से जो आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है वो आपका परागकोश है, जिसमें कि परागकण होता है। ठीक है, अब ये परागकण चाहे तो कीट के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, चाहे किसी जंतु के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। ठीक है, जहां पर देख रहे हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये आपका परपरागण कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब परपरागण के कारक एवं प्रकार, जो परपरागण होते हैं इसके 2 कारक होते हैं। जीवीय कारक यानी कि जीवित जंतुओं द्वारा परपरागण, अजैविक कारण। ठीक है, कुछ अजैविक कारण होते हैं, अकारक होते हैं जिसके द्वारा परपरागण की घटना घटित होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीवीय कारक। तो जीवीय कारक में जब कीटों द्वारा परागण होता है तो इसे एंटोमोफिली कहते हैं। कीटों द्वारा परागण होता है, जो कीट होता है उसके पैर में कटोरी जैसी संरचना होगी। अब अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको वो संरचना दिखाई देगी जिसमें कि परागकण लग जाते हैं और वो फिर जाकर के किसी दूसरे पुष्प पर बैठेगा तो उस पर चिपक जाएगा, तो वह क्रिया परपरागण कहलाएगी कीटों द्वारा। जब पक्षियों द्वारा परागण होते हैं तो उसे आर्थिनोफिली कहते हैं। ठीक है, जब चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो उसे चिरैप्टोफिली कहते हैं। ठीक है, जब घोंघा द्वारा परागण होता है तो उसे मेलाकोफिली कहते हैं। ठीक है, जो परपरागण होता है जीवी कारक वो आपका कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा और घोंघा द्वारा होता है। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कुछ, उसमें हम आपको बता दें कि ये आपकी पक्षियों द्वारा परागण है, ये आपका चमगादड़ द्वारा है, ये आपका घोंघा द्वारा है। ठीक है, ये आपका कीट द्वारा है। ठीक है, आई होप आपको जीवीय कारक परपरागण समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। अजैविक कारक। अजैविक कारक में परागण जो होता है वो वायु परागण होता है। जब वायु द्वारा परागण होता है तो इसे एनिमोफिली कहते हैं।
आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, बीएचयू के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब जब परागण जल के द्वारा होता है तो ठीक है, इसे हाइड्रोफिली कहते हैं। जब किसी पुष्प में परागण होगा जल के द्वारा तो उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक, अब आपके सामने दो चित्र हैं। यहाँ पर आपका परागण हो रहा है वायु के द्वारा। यहाँ पर देखिए आपके जो परागकण हैं वो सब वायु में उड़ रहे हैं। ठीक, अब दूसरे चित्र में ये आपका परागण हो रहा है जल के द्वारा। तो यहाँ पर पराग कोश से परागकण देखिए छोटे छोटे दाने की तरफ निकल रहे हैं, निकल के पानी की ऊपरी सतह पर ऐसे तैरने लगेंगे। ठीक है, अब तैरते तैरते किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। ठीक, वर्तिकाग्र जब पहुंचेंगे तो वो क्रिया जो होगी आपकी अजैविक कारक में जल द्वारा पर परागण कहलाएगा। ठीक,